नमस्कार छात्रों, मैं सन्नी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिजिक्स के जो मॉडल सेट क्वेश्चंस जारी हुए हैं झारखंड सरकार के द्वारा, जैक बोर्ड के द्वारा, तो उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस रह गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में आप लोग बाकी के जो 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी कि 26 से 40 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिटेल देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 जो था, ठीक है, क्या कह रहा है? ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड, फाइनली इट falls with a constant velocity, falls with decreasing velocity, falls with increasing velocity, d become to rest in a liquid। क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु किसी भी विस्कस लिक्विड में, ठीक है, एक द्रव है और उस द्रव में बॉडी को डुबोया गया, गिरा दिया गया, तो वो बॉडी फाइनली किस तरह से गिरेगा? ठीक है, फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक निरंतर वेग के साथ गिरेगा, या फिर फॉल्स विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, घटते वेग के साथ गिरेगा, या फिर फॉल्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बढ़ते हुए वेग के साथ गिरेगा, या फिर बिकम्स टू रेस्ट इन द लिक्विड, या फिर लिक्विड में रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है और आप वहाँ पर एक टर्मिनल वेलोसिटी करके हमने पढ़ाया था आपको कि शुरुआत में जब कोई भी बॉल को किसी लिक्विड में डालते हैं तो फर्स्ट टाइम इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के बाद, है ना, उसका वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाता है। इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को। सो क्या होगा? फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ, और ये क्वेश्चन रहा, क्या कहता है कि द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। विस्कस फोर्स किस पर निर्भर नहीं करता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, नेचर ऑफ लिक्विड, एरिया। तो यहाँ पर आपने विस्कस फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ठीक है, आपको बताया था मैंने क्लास में कि फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स, वो दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक जो एरिया होता है, ये जो लेयर है, लिक्विड का जो लेयर होता है, उसका क्या एरिया है, इसका जो एरिया है, और इसकी जो हाइट है। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते जाते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करता है, या फिर अगर ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं तो फिर नीचे का लेयर का जो वेलोसिटी होता है वो कम होता है, ऊपर का जो लेयर होता है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर हम लोग जो वेलोसिटी इसका डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हाइट पर भी, यानी कि एक दूसरे का लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है। सो हियर डी भी बाय डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इस चीज़ को कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो विस्कस फोर्स होता है ये एरिया पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ निर्भर करता है कि लिक्विड किस नेचर का है, यानी लिक्विड का डेंसिटी कैसा है। ठीक है, ये ज़्यादा डेंस है या फिर कम डेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड, किस बात पर निर्भर नहीं करता है? एरिया पर तो निर्भर करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर भी निर्भर करता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, वेलोसिटी पर। ओके,
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट। ये वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है और ये स्ट्रीमलाइन होता है, और स्ट्रीमलाइन ही जब इसका वेग बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये टर्बुलेंट बन जाता है। जब इसमें लेयर एक दूसरे को क्या करने लगे, क्रॉस करने लगे, ठीक है, तो ये टर्बुलेंट बन जाता है। तो ये एक बीच का कोई सिचुएशन होता होगा। याद कीजिए हमने रेनॉल्ड्स नंबर बताया था आपको, ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर में बताया था कि अगर ये 1200 से जो है वो अधिक हो जाता है तो फिर वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है, और उस केस में जो है लिक्विड का फ्लो वो स्ट्रीमलाइन न रह करके टर्बुलेंट हो जाता है। तो वो एक वेलोसिटी होता है जिसको वो पार कर जाता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी, ठीक है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल। ओके, सो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी द ए, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि अ स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। एक स्टील का वायर है जिसमें 2 kg का वेट को लोड किया गया, कनेक्ट किया गया। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, और अब उसके रेडियस को डबल कर दिया जा रहा है, देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, तो इसका एक्सटेंशन कितना होगा, ठीक है, हाफ, 4 टाइम्स, 1/4, ठीक है, एंड डबल। तो चलिए देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और जैसा कि आप जानते हैं ये इलास्टिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक वायर है, ये वायर है, और इस वायर में क्या किया गया, ठीक है, मान लेते हैं इस वायर का लेंथ L होगा, तो इसमें एक लोड लगा दिया गया, ठीक है, कितना का, 2 kg का, ठीक है, ये वेट है, 2 kg वेट यानी कि mg। तो इधर mg लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो यानी कि यही फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, यही फोर्स है ये। सो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ इस रेडियस ऑफ दिस वायर, इस वायर का रेडियस जो है डबल कर दिया। पहले मान लिया जाए इसका रेडियस होगा r और लेंथ l, और अब क्या किया जा रहा है, रेडियस को डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि r डैश बराबर कर दिया गया 2r। तो पूछ रहा है कि बताइए इसमें क्या एक्सटेंशन होगा। तो सबसे पहले रेडियस डबल करने से पहले क्या इसमें यंग्स मॉडुलस रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। यंग्स मॉडुलस ये है बिफोर रेडियस डबल करने से पहले, ठीक है, ये बिफोर का सिचुएशन है। यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, फोर्स यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया F/A, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो कुल मिलाकर के ये हो गया F/A इंटू L/Δl। फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है, तो जितना वेट है, फोर्स है 2, और इंटू में हो जाएगा ये L, और नीचे हो जाएगा एरिया, एरिया इसका कितना होगा, ठीक है, तो एरिया इस जगह पर लग रहा है, इस जगह पर, तो रेडियस पहले r है वायर का, तो यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, πr², और इंटू में हो जाएगा Δl। ओके, तो पहले इतना था। अब जब इसका रेडियस को डबल कर दिया जाता है तो देखते हैं यंग्स मॉडुलस में क्या प्रभाव पड़ता है। लैम्डा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल क्या किया जा रहा है,
रेडियस, तो यहाँ पर हम लोग 2l तो होगा ही, पाई भी होगा, आर स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, और फिर ये डेल्टा एल, तो कुल मिलाकर के 2l पाई और 2 2 जा 4 आर स्क्वायर और डेल्टा एल। आगे डेल्टा एल, और ये पूरा सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से हो सकता है, लेमडा डैश यानी कि चेंज्ड रेडियस, ये आफ्टर का सिंबल है, ये बिफोर, इतना इसका वैल्यू है एक्सपेंशन का, और जब रेडियस डबल कर दे रहा है तो फिर ये एक्सपेंशन हो रहा है कितना, 2l बाय 4, 2l बाय पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा एल को एक साथ लिख लिए ये, और इनटू में 1/4 ये पूरा, ठीक है, 2l हो गया, पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, डेल्टा एल हो गया, और ये जो 4 है इसको हम 1/4 अलग कर दिए, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैच कीजिए, इसको लिख सकते हैं लेमडा, सो लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा बाय 4, ये 1/4, और इसको लेमडा लिख दे तो लेमडा से गुना हो गया 1/4, तो क्या हो गया, लेमडा बाय 4। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि जब हम वायर के रेडियस को डबल कर रहे हैं तो पहले जो एक्सपेंशन था उससे अब एक्सपेंशन जो है कम हो गया, 1/4 टाइम क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हाफ, ऑप्शन दिया 4 टाइम्स, ऑप्शन दिया है 1/4 और डी डबल, तो राइट आंसर क्या होगा, 1/4 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज लैम्प ऑफ चारकोल heated to high temperature, metal coated with a black dye, glass surface coated with coal tar, D hollow enclosure black ended inside having a small hole। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो रेडिएशन को बाहर आने ही ना दे, ठीक है। तो लैंप ऑफ ए चारकोल हीटेड, ठीक है, चारकोल को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ तो रेडिएशन बाहर निकलेगा ही, वो लाइट के रूप में होगा, ठीक है। तो ये तो आइडियल हो नहीं सकता है। मेटल कोटेड विथ अ ब्लैक डाई, अगर कोई मेटल है, ठीक है, और उस मेटल को हमने क्या किया, काले रंग से कोट कर दिया, यानी उस पर एक परत चढ़ा दिया, तो उसको भी हम आइडियल नहीं मान सकते हैं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आएगा ही। ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोल तार, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हॉलो इनक्लोजर ब्लैक इंडेड इनसाइड हैविंग अ स्मॉल होल, एक बड़ा सा खोखला है ना, हॉलो इनक्लोजर है, बड़ा सा एक खोखला कोई है पदार्थ जिसके अंदर जो है वो ब्लैक हो गया है, काला हो गया है, ठीक है, और उसमें से एक होल है। तो ये एक प्रकार से ब्लैक बॉडी, बेस्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए बी सी तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो है ये होगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द बेस्ट ब्लैक बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ गैस टेम्परेचर T पर क्या होगा? तो इसका तो आंसर ए होगा, ठीक है, 3/2 RT। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 31 के बाद है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर? थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को जो डिफाइन करता है उसमें कौन सा पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो पढ़े हैं तो टेम्परेचर ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में यूज होता है। टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर में भी कुछ प्रभाव पड़ता है, ओके। तो वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ये तीनों तो थर्मोडायनेमिक स्टेट को कैरेक्टराइज करता है। ये थर्मोडायनेमिक बॉडी का या थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर के लिए ये प्रॉपर्टीज है। जो नहीं है वो हो जाएगा वर्क। सो वर्क विल बी द करेक्ट आंसर, यानी वर्क थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर में पैरामीटर नहीं माना जाता है। जो थर्मोडायनेमिक में पैरामीटर माना जाता है वो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने आपको बताया भी था कि यही तीनों को जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को, ठीक है। और इसी पर जो है वो गैस लॉ भी बना हुआ है, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलेस लॉ, ठीक है। जब एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो these three are the parameters of thermodynamics, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। यहाँ पर पूछा है कौन पैरामीटर नहीं है, तो ये तीनों है, वर्क नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। और 33 आपको कह रहा है कि हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्लो। उष्मा अपने आप फ्लो नहीं होता है, कहाँ से? फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर। ये तो पता है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ उष्मा फ्लो नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इज अ स्टेटमेंट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? कंजर्वेशन ऑफ मास का, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बतलाता है, ओके। हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर। हायर से लोअर तो अपने आप फ्लो करता है, ठीक है। इसके लिए तो कोई उतना जानने का जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल नियम है। कोई भी चीज़ जो है फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ करेगा, ये तो यूनिवर्सल है। लेकिन यहाँ पर ये एक बात बताया गया है कि हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करता है, अपने आप फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो ये किस लॉ को प्रदर्शित करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्वेश्चन क्या कहता है? 34, an engine has an efficiency of 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is doubled. Temperature of the source is। एक इंजन की दक्षता
1/6 है। जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कार्नोट इंजन, और कार्नोट इंजन में इफ़िशेंसी के बारे में, और वो इफ़िशेंसी का जो फार्मूला था वो N = 1 - Q2/Q1। एक तो ये था हीट के केस में, और एक दूसरा इसी इक्वेशन को हम लोग टेम्परेचर के केस में लिखते हैं। और टेम्परेचर के केस में जो होता है वो इफ़िशेंसी = 1 - T2/T1। T2/T1। तो हम लोगों को हीट के लिए तो जाना नहीं है, ये टेम्परेचर वाला यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में बोला जा रहा है। एन इंजन हैज एफिशिएंसी 1/6 व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड। टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस। इट्स एफिशिएंसी इज डबल देन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम क्या बोल रहा है कि इफ़िशेंसी जब 1/6 है तो उस समय टेम्परेचर T2 कितना है? T1 है। और T2/T1, और दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ़िशेंसी को डबल कर दिया जाता है, यानी 2 × 1/6 = 1 - तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। T2 रिड्यूस मतलब घट जाता है, कितने से? 62 डिग्री सेल्सियस से। और इधर क्या हो जाएगा? T1। तो ये दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और T1 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर T1 का वैल्यू पूछ रहा है सोर्स। यहाँ पर T2 क्या है? T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने पर आपको 90 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये 34 का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो क्या कह रहा है कि गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, क्या होगा? वाटर फ्रीजेज, लिक्विड हीलियम फ्रीजेज, मोलिकुलर मोशन स्टॉप, डी लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेज। तो यहाँ पर जो होगा, पानी जम जाता है, यानी वाटर फ्रीज, एब्सोल्यूट जीरो नहीं, लिक्विड हीलियम फ्रीजेज, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप। यहाँ पर क्या होगा? ये जो ऑप्शन है मॉलिक्यूलर ऑप्शन, ये मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग की प्रोसेस में आता है। ठीक है, फ्रीज नहीं करता है कंप्लीटली, बल्कि क्या होता है? फ्रीजिंग की प्रोसेस में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन गैसेस अ साउंड वेव इज। क्या कह रहा है कि गैसों में ध्वनि तरंग होती है। गैस में जो साउंड वेव होता है वो किस टाइप का वेव होता है? एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है ट्रांसवर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको दो तरह का वेव हमने बताया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इसमें जो साउंड वेव होता है वो एक प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ अ वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? ठीक है, एक वेव है
जो अपना कंपन पूरा करता है, ठीक है, 20 कंपन पूरा करता है कितने टाइम में, 2.5 सेकेंड में, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम, इसको याद रखेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है, 20 है, और टाइम कितना है, 2.5 है। और इसको जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 बैठेगा, 25 कट जाएगा, 25 8 या 200, तो आंसर जो आएगा वो 8 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 8 हर्ट्ज है। करेक्ट आंसर विल बी डी, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द पेंडुलम ऑक्सीलेट 78 टाइम्स इन 1 मिनट, एक पेंडुलम है 78 बार ऑक्सीलेट करता है 1 मिनट में, देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी कितना होगा, 2 हर्ट्ज, 1.5 हर्ट्ज। तो बस सेम फार्मूला लगा देना है, और सेम फार्मूला जब लगाएंगे हम लोग, जैसे अभी फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 78 एंड टाइम, तो टाइम को सेकेंड में बदल लीजिए, 1 मिनट है तो 1 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। जब 60 सेकेंड होगा तो अब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.3 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, ग्रेविटी, रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, मटेरियल, मीडियम, ठीक है। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो होना जरूरी है, इनर्शिया भी जरूरी है, मटेरियल मीडियम भी होना जरूरी, ग्रेविटी का होना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, या फिर ऑप्शन नंबर बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नंबर सी डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आप देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो मोशन होता है, ठीक है, इसमें जब पार्टिकल एक्सिक्यूट करता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वाई, वो डिपेंड करता है किसके, रिस्टोरिंग फोर्स पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से ये मॉडल सेट का आपका जो पूरा क्वेश्चन था 1 से लेकर के 40 तक, ठीक है, 1 से 40 तक का जो क्वेश्चन था इसका एक्सप्लेनेशन था। आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी पढ़ना है, नोट्स इसी के भरोसे नहीं रखना है, नोट्स भी पढ़ना है, और नोट्स में जो सारा चीज़ आपको मैंने लिखाया है क्लास में उन सभी को
रिवीजन करना है। ओके, सो थैंक यू।